जी अमलेंदु जी, आपका स्वागत है और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज रविवार का दिन, आराम से छुट्टियां आप मना रहे होंगे। दिल्ली आसपास के लोग ठंड का मजा ले रहे हैं और दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो थोड़ा सा मिला जुला असर देख रहे होंगे। लेकिन इन सबके बीच सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में हैं, कल बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल में वो गए, नादिया जिले में उनको सभा करनी थी, लेकिन वहां वो सभा नहीं कर पाए क्योंकि गो बैक मोदी के नारे लग रहे थे। वहां पे बैनर पोस्टर लगे हुए थे। मोदी शायद इससे घबरा गए या तापमान जो है वो इतना चढ़ा हुआ था कि वहां फॉग के कारण नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, जो कहा गया आधिकारिक तौर पर। जो भी कारण हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जब कल भाषण दे रहे थे तो आपने सुना ही कि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नारेबाजी हो रही है और मेरे खिलाफ यहां बैनर पोस्टर लगाए गए, मगर मैं नहीं डरूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों को गो बैक घुसपैठिया कहना चाहिए था। घुसपैठियों का जिक्र बार बार अब आएगा। और दूसरी तरफ बात यह भी है कि आज जब नरेंद्र मोदी असम पहुंचे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कल बंगाल और आज असम क्यों, क्योंकि आने वाले साल में जो पहला चुनाव है वो असम में है, बंगाल में है, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भी नरेंद्र मोदी को जल्दी ही आप पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री से ज्यादा वो प्रचार मंत्री हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। मगर सवाल यह उठता है कि बाकी क्या हो रहा है देश में, और भी कुछ खबरें हैं या नहीं है। खबरों की बात करें तो बहुत कुछ है और उन खबरों के लिए सीधे चलते हैं हमारे साथी अमलेंदु जी। क्या क्या खबरें और भी हैं? प्रधानमंत्री की बात तो मैं बता रहा हूं, उस पर चर्चा खूब होगी, लेकिन चर्चा जो है उसमें असम भी है और तमिलनाडु भी है और तमाम जो चुनावी राज्य हैं वो तो हैं ही। इन सब के बीच ओडिशा भी और गुजरात भी और ऐसे दूसरे राज्य, दिल्ली भी, जहां अरावली की खुदाई की बात चल रही है और उसका विरोध हो रहा है। तो खबरें बहुत हैं और मनरेगा भी खबरों में से एक है जिसको समाप्त कर दिया गया है। जल्दी ही वो कानून, नया कानून, जी राम जी कानून आ जाएगा, लेकिन इसका कितना विरोध होने वाला है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी कितनी तैयारियां करने वाली है, इन सब पर भी हम बात करेंगे। और बात एक और भी है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आखिर आज क्यों सफाई देनी पड़ रही है कि उनका संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है। इन सब की चर्चा, लेकिन और मनरेगा से शुरू करते हैं। और ओडिशा से क्या खबरें हैं? हाँ राजीव जी, ओडिशा से खबरें ये हैं कि कांग्रेस के सांसद हैं सप्तगिरी उल्का, कोरापुट उड़ीसा से, और वो जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज पे जो संसद की स्थायी समिति है उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने 29 दिसंबर को एक बैठक बुला ली है उस पंचायती राज समिति बैठक की, उसकी संसदीय समिति की, और उसमें ये चर्चा करेंगे कि जो मनरेगा था और जो नया जी राम जी आया है इसमें क्या अंतर है। अब ये राजीव जी एक तरीके से इसकी समीक्षा जो है वो हो जाएगी दोनों कानूनों की, और ये अगर दोनों कानूनों की समीक्षा होती है तो फिर ये कानूनी पचड़े में बिल जाकर फंस सकता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले ही। राष्ट्रपति अगर इस पर हस्ताक्षर कर भी देती हैं और ये चूंकि बैठक बुला ली गई है तो फिर ये समझा जाएगा कि संसदीय प्रक्रिया चालू थी, उसके बीच में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद अगर होती है तो उस पर संकट हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो संसदीय समितियों की स्थायी जो समितियां होती हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो सदस्यों के विरोध के बावजूद अपना मत दे सकते हैं। अब अगर उस बैठक में उन्होंने अपना मत दे दिया कि ये कानून पुराना अच्छा था और नया कानून खराब है और इसको निरस्त किया जाए, तो फिर एक संकट फंस जाएगा संवैधानिक तौर पे कि राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करें कि नहीं करें। अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो कैसे कर दिए, जब ये इस बीच पंजाब से भी खबर आ रही है कि खबर आ रही है पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है इसको लेकर, और बंगाल से भी खबरें, बंगाल में भी इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। वहां उन्होंने अपनी एक योजना जो है स्थानीय उसको महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा है, कर्मश्री, महात्मा गांधी कर्मश्री योजना, जिसकी घोषणा कर दी थी ममता बनर्जी ने कि अब हम यहां पर महात्मा गांधी का नाम लेके आ रहे हैं। महात्मा गांधी से कितना डर है बीजेपी को, आरएसएस को, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर डर नहीं होता तो फिर आरएसएस के ही नाथूराम गोडसे ने हत्या नहीं की होती, और आरएसएस का इसके साथ क्या संबंध था ये सब कुछ अब दस्तावेजों में दर्ज है, इसलिए यहां कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सब के बीच भी दो खबरें और हैं। एक खबर तो यह है कि पंजाब में निकाय चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं जहां बीजेपी के बल्ले बल्ले बताए जा रहे हैं, और
महाराष्ट्र में माफी चाहूंगा, महाराष्ट्र में। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि बीजेपी को चंदे में कोई कमी नहीं आई है, चंदे के धंधे में बीजेपी सबसे आगे है। इस खबर को भी आप तक रखेंगे। हमारे साथी यश को मैं बुलाऊंगा थोड़ी देर में और वो बताएंगे कि ये चंदे का धंधा और उसमें बीजेपी कैसे फल फूल रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला उजागर हुआ था पिछले साल, आप याद कीजिए अमलेंदु जी, 2024 चुनाव से पहले, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पब्लिक करना पड़ा था। उसके बाद अब ये पब्लिक बीच बीच में चुनाव आयोग को करना पड़ता है और उसी में कैसे ट्रस्ट की तरफ से पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं बीजेपी को। लगभग 80% 90% तक बीजेपी के खाते में चंदे जा रहे हैं। और बाकी तो यहां पर जो कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कितना दूसरे जो राज्य, दूसरे जो पार्टियां हैं, दूसरे राज्य में जो पार्टियां काम कर रही हैं, जो वहां की जो छोटी पार्टियां हैं, इन सब क्या करेंगी ये आने वाले चुनाव में, क्या ये चुनाव लड़ भी पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, इन सब पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। और इन सब के बीच एक खबर और भी है, बिहार से भी है कि दनादन एफआईआर किए जा रहे हैं, एफआईआर हो रही है नीतीश बाबू के ऊपर। बीजेपी चुप क्यों है? क्या बीजेपी नीतीश बाबू से पल्ला झाड़ना चाहती है, पीछा छुटाना चाहती है? ये भी हम समझेंगे। तो आज बहुत कुछ जो उसको थोड़ा सा समेटने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले ये चंदे के धंधे में चलते हैं। जरा यश को मैं बुलाना चाहता हूं। यश, आइए जरा हमारे पास और समझें कि आखिर चल क्या रहा है और इस धंधे में कितनी कमाई हो चुकी है इनको, बीजेपी को। जी धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी, फरवरी 2024 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड होता है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और उसके पीछे जो मंशा थी, उसके पीछे जो हमारी सोच थी, हम ये सोच रहे थे कि अब जो चुनाव बॉन्ड्स हैं, चुनावी बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उनकी जो एक तरह से जो आवाजाही होती है पार्टियों में, उसमें कमी आएगी, उसकी रफ्तार में कमी देखी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तस्वीर इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है राजीव जी। पिछले अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो बीजेपी की तिजोरी में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि पैसों की आवाजाही अभी भी बरकरार है, बदस्तूर जारी है। और किस पार्टी को कितना चंदा मिला है इसकी जानकारी भी सामने आई है। बात यह बतानी भी जरूरी है कि जब चुनावी बॉन्ड्स बंद हो गए हैं तो पैसे फिर किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये पैसे आ रहे हैं चुनावी ट्रस्ट की तरफ से आ रहे हैं। यानी पहले आप एक ट्रस्ट बनाइए, एक कंपनी है, वो कंपनी किसी ट्रस्ट को पैसा देगी और उस ट्रस्ट के जरिए फिर चुनावी पार्टियों के पास ये पैसा पहुंचेगा। यानी तरीका बस बदला है, लेकिन चुनावी बॉन्ड्स जो हैं, जो पैसे आने का तरीका है, वो बिल्कुल नहीं बदला है। बात कर लें कि किस पार्टी को ट्रस्ट सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ट्रस्ट है। जी बिल्कुल, इसमें पूरे आंकड़े हैं और किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, किस ट्रस्ट के जरिए मिला है, इसकी पूरी जानकारी है राजीव जी। इसमें हम अगर बात करें तो बीजेपी को 3112 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। टोटल पैसे कितने हैं? टोटल पैसे हैं राजीव जी 3811 करोड़ रुपए। यानी आप देख लीजिए कि पूरा ये जो, अगर मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं 3811 करोड़ रुपए, तो इसका 82% निकल के आता है 3112 करोड़ रुपए। यानी सब कुछ तो बीजेपी की ही तिजोरी में चला गया। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को आप देखिए कहां, बीजेपी को 3112 करोड़ रुपए मिल रहे हैं राजीव जी, और कांग्रेस को मिल रहा है महज 299 करोड़ रुपए। यानी ये जो बड़ा भारी भरकम आंकड़ा है 3800 करोड़ का, उसका महज 8% कांग्रेस के खाते में गया है और बाकी जो बचा वो छोटी पार्टियों में बट गया राजीव जी। तो सवाल यही है कि बीजेपी के पास पैसे की आवाजाही बिल्कुल नहीं रुक रही है, वो पैसे बिल्कुल आ रहे हैं उसके पास। चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला सुना दिया हो 2024 में, हम ये मान रहे थे कि अब जो पैसे की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी होगी, लेकिन रफ्तार अभी भी जो है बरकरार है। इसमें अगर हम बात करें कि अब किसने पैसा दिया, किस ट्रस्ट ने पैसा दिया, तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है राजीव जी। कई सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जिन्होंने पैसा दिया और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। टाटा का नाम इसमें शामिल है, इसमें रिलायंस का नाम शामिल है और भी तमाम कंपनियों के नाम, एयरटेल है, जिंदल है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मेघा इंजीनियरिंग शामिल है इसमें, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी काफी ज्यादा आरोप लगे, बवाल मचा था। तो वो मेघा इंजीनियरिंग जो है वो भी इसमें शामिल है। और मेघा इंजीनियरिंग, जिंदल पावर, इन भारतीय एयरटेल सबने मिलकर प्रूडेंट जो फंड है उसमें पैसा दिया था राजीव जी। तो 8% चंदा जो है वो कांग्रेस को मिला है, 82% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023-24 में ये चंदा जो था सिर्फ 1200 करोड़ के आसपास था, जो अब 2024-25 में बढ़कर ये था वो 3800 करोड़ हो गया। यानी 3 गुना चंदा बढ़ गया इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में मालूम ही नहीं, बंद नहीं हुआ, ओपन होने ओपन होने के बाद चोरी छिपे नहीं, अब खुल के पैसा दे रहे हैं। अब बता रहे हैं कि देखो भाई हम दे रहे हैं बीजेपी को पैसा। अब खुल के बता रहे हैं। उसमें तो मालूम ही नहीं पड़ता था किसने पैसा दिया और कहां से आया, आप मालूम नहीं कर सकते थे। तो वहां मतलब नंबर 2 में ज्यादा काम हो सकता था। अब यहां नंबर 1 में ही नंबर 2 के काम किए जा रहे हैं। चोरी और सीना जोरी जो है वो अब यहां चरतात हो रही है।
और जरा क्या क्या कुछ है, कांग्रेस को कितना मिला? देखिए, अगर कांग्रेस को तो हमने बता दिया कि 299 करोड़ रुपए मिले हैं 3800 करोड़ रुपए में, यानी ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। इतना सही मिला नाम मात्र का, और सब कुछ जो है बीजेपी के खाते में चला गया। प्रूडेंट की बात कर रहे थे आप राजीव जी, प्रूडेंट ने जो दिया है, प्रूडेंट ने सबसे बड़ा चंदा दिया है बीजेपी को। प्रूडेंट ने 2668 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ये चंदा दिया है, और इस बंटवारे में 2180 करोड़ रुपए तो बीजेपी के ही खाते में गए हैं, और कांग्रेस को मिले हैं महज 21 करोड़ रुपए। और ये जितनी भी लिस्ट आई है उसमें सबसे बड़ा दानदाता अगर कोई निकल कर आया है। प्रूडेंट में, इस ट्रस्ट में कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये भी तो होगा जी, इसमें बहुत सारी कंपनियां राजीव जी, इसमें किसकी आप एयरटेल, तमाम भारतीय एयरटेल वगैरह जो कंपनियां हैं वो सब इसी में शामिल हैं। जिंदल भी इसी में शामिल है, जिंदल स्टील इसमें शामिल है, मेगा इंजीनियरिंग इसमें शामिल है, भारतीय एयरटेल इसमें शामिल है। 3 मतलब ये महत्वपूर्ण बड़े बड़े तोपचंद हैं, बिल्कुल तोपचंद इसी में है। और क्या है, जरा दूसरे उसका बताइए, दूसरी और भी जो ट्रस्ट है उनके अगर हम अब उनकी बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट एक है, 757 करोड़ रुपए वो बीजेपी को देता है, और कांग्रेस के खाते में 77 करोड़ जाते हैं। लिस्ट काफी लंबी है राजीव जी, ऐसे और भी कई नाम है, 7, 8, 9 नाम है इसमें। न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करते हैं, बीजेपी के खाते में जाते हैं 160 करोड़ रुपए, और कांग्रेस के खाते में जाते हैं महज 5 करोड़ रुपए। आप आंकड़े तो देखिए, बीजेपी के खाते में किस तरीके से भारी भरकम, पूरी 90% रकम तो बीजेपी के पास जा रही है, और कांग्रेस के पास बस एक तरह से मुट्ठी भर कुछ आ जा रहा है। और अगली बात करते हैं तो चौथे नंबर पे हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये बीजेपी को देता है राजीव जी 35.65 करोड़ रुपए, और कांग्रेस को कितना देता है? कुछ भी नहीं, कांग्रेस को कुछ भी नहीं देता है। और ये आगे हम कंपनियां कौन कौन सी हैं, कुछ पता चला? कंपनियां कौन? इसमें कंपनियां बहुत सारी है राजीव जी, इसको अगर हम ग्राफिक्स में अगर देखते हैं तो उसमें हमें कंपनियों का भी आंकड़ा निकल कर सामने आएगा, कंपनी की भी जानकारी सामने आएगी। एक है ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये 25 करोड़ रुपए, ये घटते क्रम में है, एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। बीजेपी को देता है, सिर्फ बीजेपी पर इसकी कृपा बरसती है, 21 करोड़ रुपए देता है, और कांग्रेस को यहां भी शून्य, कांग्रेस को यहां भी कुछ नहीं मिलता। देखा यह जा रहा है राजीव जी कि उस आदेश के बाद से अब तक सिर्फ जो चुनावी चंदा देने का तरीका है वो बदला है, लेकिन जो बड़ी पार्टी की तरफ झुकाव है वो अभी भी बना हुआ है सभी कंपनियों का, सभी ट्रस्ट का। ये हम देख रहे हैं राजीव जी। समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट एक है, 6 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलता है। इस लिस्ट में आगे जितने भी नाम हैं उसमें बीजेपी को ही सारी रकम दी गई है, कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं आया राजीव जी। चाहे इसके बाद हम जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करें, समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करें, या जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट जो आखिरी नाम है, और इंजिगार्टिस इलेक्टोरल ट्रस्ट, सब में बीजेपी को 7 लाख रुपए, 9 लाख रुपए ये दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस को कुछ भी नहीं दिया गया राजीव जी। बहुत शुक्रिया यश आपका, बहुत सारी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यश दे रहे थे कि कैसे चंदे के धंधा में बीजेपी आगे है, और बीजेपी से भी आगे, बीजेपी को आगे रखने में ये जो धंधेबाज लोग हैं, यानी जो व्यापारी हैं, वो कितना यहाँ पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रति, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? जब ये ओपन नहीं था तब इतना चंदा नहीं, तब 1200 करोड़ रुपए का चंदा, जब ओपन हो गया है तो 38 लगभग 4000 करोड़ रुपए, लगभग 4000 करोड़ रुपए, ये 4 गुना बढ़ जाना, ये क्या मायने रखता है, कैसे देखा जाए अमलेंदु जी? और यहां पर सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस बहुत पीछे, बाकी दल मिलके मात्र 10% शेयर, और कांग्रेस 8%, और 82%, 82% बीजेपी के पास। बिल्कुल राजीव जी, आपको याद होगा कि जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने खुला आरोप लगाया था कि भाई अगर हमको कोई चंदा देता भी है तो उस चंदा देने वाले के यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच जाती हैं कि आपने कांग्रेस को चंदा क्यों दिया। तो ये समझा सकता है जी। अब इसी तरीके से जो प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसने 917 करोड़ जुटाए, और इसमें से उसने 914.97 करोड़ रुपए जो था वो डोनेशन दिया, और इसमें से राजीव जी 81% राशि जो है वो उसने भाजपा को दे दी। और इसके मुख्य जो डोनर्स थे उनमें टाटा समूह की कंपनियां थी, जिसमें टाटा सन्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा पावर शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं राजीव जी कि जिस तरीके से एयर इंडिया बिका और जिस तरह की और तमाम चीज़ें सामने आई टाटा के साथ संबंधों को लेकर, तो ये साफ तौर पर देखा जाता है। टाटा वही है राजीव जी की अब गए थे आरएसएस के कार्यालय में भी, रतन टाटा साहब जो थे गए थे, तो ये आरएसएस से क्या संबंध है इसका, वहाँ नमस्ते सदा वत्सले करने का और बीजेपी को चंदा मिलने का, ये सारे भी अब सूत्र जो है वो तलाशे जा रहे हैं। हालांकि कहा जाता था कि टाटा बिरला एक समय में कांग्रेस के बड़े नज़दीकी हुआ करते थे, और आज क्या है राजीव जी, ये भी देखने वाली चीज़ है। तो जब कांग्रेस के नज़दीकी हुआ करते थे तब कांग्रेस को तो चंदा नहीं दिया इस तरीके से, लेकिन जब नज़दीकी नहीं है भाजपा की, तब भाजपा को झोली भर भर के चंदा दिए दे रहे हैं।
यानी 80% से ज़्यादा चंदा जो है वो भाजपा को दिया जा रहा है और मतलब 18% में सबको निपटाया जा रहा है। तो ये सामने आ रहा है। तो जो आरोप था कांग्रेस का वो आरोप यही है कि किस तरीके से अगर कोई चंदा दे भी देता है तो उसके यहाँ फिर ईडी और सीबीआई पहुँच जाती हैं। यश कुछ और जानकारी लेके आ रहे हैं। यश, राजीव जी, जो ट्रस्ट्स हैं, 9 ट्रस्ट हैं, उनकी जानकारी तो अभी हमने साझा की ही। कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने इन ट्रस्ट को पास किया पैसा और इन ट्रस्ट के जरिए फिर बीजेपी के पास गया पैसा, उनकी भी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हम प्रूडेंट ट्रस्ट की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा दानदाता बनकर सामने आया है, इसमें एयरटेल, भारतीय एयरटेल जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, उसका नाम शामिल है। मेघा इंजीनियरिंग का नाम इसमें शामिल है और जिंदल कंपनी जो है, जिंदल स्टील कंपनी है मुख्य रूप से, उसका नाम इसमें शामिल है। वो इस दानदाता में शामिल है। प्रूडेंट ट्रस्ट के जरिए इसने बीजेपी को चंदा देने का काम किया, जो कि सबसे बड़ा चंदा गया है बीजेपी के पास। सेकंड नाम जो था राजीव जी, प्रोग्रेसिव ट्रस्ट का नाम, इसमें टाटा सन्स है, इसमें टीसीएस है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, यानी टाटा समूह जो है पूरा, उसकी जो विभिन्न कंपनियां हैं, उन सभी ने मिलकर अलग अलग अपनी कंपनियों के जरिए बीजेपी को चंदा देने का काम किया है। तो प्रोग्रेसिव ट्रस्ट के पीछे टाटा का नाम छिपा हुआ है। बात करते हैं अगर न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट की, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह जो है, उस समूह ने पैसा दिया है न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट के जरिए। हार्मनी ट्रस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित जो तमाम कंपनियां हैं, उन्होंने दिया है और कुल 35.65 करोड़ रुपए का दिया है, जिसमें कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं गया। रिलायंस समर्थित है। अडानी अंबानी की बात तो चलती ही है, तो अंबानी ने दे दिया अपने मित्र नरेंद्र मोदी को। अगर ये कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। बात करते हैं ट्रायम्फ की, तो इसमें भी विभिन्न कॉरपोरेट घराने हैं और उसके बाद जो है उसमें किसी भी कंपनी का नाम तो शामिल नहीं है, लेकिन उसमें भी यही देखा गया है कि भले उसमें कंपनी का नाम सामने नहीं आया है, या ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है या लिस्टेड कंपनियां नहीं है राजीव जी, लेकिन उनका भी जो झुकाव वो पूरी तरफ से बीजेपी की तरफ ही दिखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये दिख रहा है अमलेंदु जी की यहाँ पर एक तरफ कंपनियां हैं जो पैसा, जो भरोसा जता रही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी पर, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं कि अभी से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। आज पहुंच गए हैं असम, और असम, लेकिन थोड़ी सी चर्चा असम की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। असम में पिछले 2 बार से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार कहते हैं, और कांग्रेस काफी मजबूती के साथ इस बार फाइट कर रही है। गौरव गोगोई ऑलरेडी वहां के प्रभारी बना दिए गए हैं। गौरव गोगोई के पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 साल रहे मुख्यमंत्री। वो सब कुछ इतिहास में दर्ज है, हम लोगों ने उसकी चर्चा की है। लेकिन आज की तारीख में क्या इतना आसान है असम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार, चाहे असम हो या बंगाल हो, क्या हम और जाते हुए देखेंगे? जबकि चुनावी मोड में आ चुके हैं। मनरेगा का मामला, उस पर भी एक वीडियो काफी सुप्रिया श्रीनेत ने वो किया है, जिसको लिखा है किस तरह से निकाला गया, किस तरह से पूरे वेल में थे, उसको भी दिखाएंगे हम लोग। हाँ, दिखाएंगे। और उसमें तो मजेदार बात राजीव जी ये कि उस वीडियो को संसद टीवी ने हटा दिया था और उसको किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दिया। तो ये सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि बिल्कुल आपने सही किया, ये आपका लिए शुक्रिया कि आपने ये ट्वीट जो था, ये वीडियो आपने ट्वीट कर दिया, जिससे मालूम पड़ा कि कांग्रेस ने इस विरोध का किस तरीके से विरोध किया था और उनके सदस्यों को बाहर फेंकवा दिया गया और ये किया गया। लेकिन राजीव जी, आपने असम को लेकर सवाल पूछा, यहाँ एक चीज़ बहुत समझने वाली है कि पिछले चुनाव में भी राजीव जी, जो असम विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें परसेंटेज ऑफ वोट जो था वो कांग्रेस का बीजेपी से ज़्यादा था, लगभग 1% ज़्यादा था। सीटों के मामले में बीजेपी जो थी वो हाथ मार गई थी। लेकिन पिछली बार जो था कांग्रेस ने एक तरीके से कहा जाए अपना मुख्यमंत्री का चेहरा कोई घोषित नहीं किया था, और उस समय जो कांग्रेस की एक नेत्री थी सुष्मिता देव, उनके पिता भी वहाँ बड़े नेता थे, संतोष मोहन देव उनकी वो पुत्री हैं, वो उस समय कांग्रेस में थी। और तरुण गोगोई और इनके ये गौरव गोगोई और सुष्मिता देव के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की खबरें आती रहती थी, और उसमें आरोप ये थे कि सुष्मिता देव ने थोड़ा सा कांग्रेस के विरोध में काम भी किया था। उसके बावजूद वहाँ अच्छे तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अब वो सुष्मिता देव जो है वो चली गई हैं टीएमसी में, तो अब इसलिए वहाँ मतलब नेतृत्व के तौर पे अब कोई किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है, गौरव गोगोई वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, यानी कांग्रेस ने संदेश भी वहाँ एक तरीके से दे दिया है। अब गौरव गोगोई के सामने क्या हिमंता विश्व शर्मा टिक पाएंगी, जो कभी तरुण गोगोई के ही शिष्य थे?
यानी गौरव गोगोई के पिता के ही शिष्य थे, उनके सामने किस तरीके से टिक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी राजीव जी। तो इसलिए वहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरा, वहाँ जो जनजातियों का मुद्दा है उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। जनजातियों के वहाँ लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और वो बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा जो एक बड़ी गले की हड्डी बन गया है, वो जो संगीतकार जुबिन गर्ग थे, उनकी मौत का मामला जो है वो बीजेपी सरकार के गले में फंस गया है और उसमें कांग्रेस का आरोप यह है कि इसमें मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग जो हैं वो शामिल हैं और ये साधारण जान जाने की घटना नहीं है, ये एक तरीके से हत्या है। तो इसमें भी सरकार जो है वो मतलब बीजेपी सरकार जो है बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। अब प्रधानमंत्री जाकर वहाँ कितना निकाल पाते हैं और कितना ज्ञानेश कुमार मदद कर पाते हैं वो अलग का मसला है, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों के मामले में इस समय बैकफुट पर बीजेपी नजर आती है, कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। हम लोगों ने पिछले दिनों भी चर्चा की थी कि एक ही दिन में पूरे असम में 11,000 से ज़्यादा प्रभावशाली लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और ये खबर राजीव जी मीडिया की सुर्खियों से गायब करा दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि ज़मीन पे वहाँ क्या चल रहा है और खबरें चूंकि पूर्वोत्तर है तो इसलिए वैसे भी कम आती हैं, लेकिन असम एक महत्वपूर्ण राज्य है और अगर प्रधानमंत्री अभी जाकर वहाँ इतना ध्यान दे रहे हैं तो समझ सकते हैं कि असम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्राथमिकता की सूची पे। दूसरा, पूरे देश में तो SIR कराया जा रहा है, लेकिन असम में SIR नहीं कराया जा रहा, वहाँ SR कराया जा रहा है और वहाँ जो आप कर सकते हैं वो 1 जनवरी तक भी जो है आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं नया वोट डालने के लिए विधानसभा। तो समझा जा सकता है कि जो बात थी कि साहब कौन मतदाता कहाँ से कहाँ घूमता है, तो क्या कुछ किया जा रहा है। हालांकि गौरव गोगोई का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ हम पहचान लेंगे कि कौन असमिया है कौन गैर असमिया है, लेकिन आप पहचान तो तब लेंगे जब आप वो पोलिंग बूथ पर जब आएंगे, जब वोटर लिस्ट में ही हेरा फेरी कर ली जाएगी तो पहचानने का अर्थ क्या निकलेगा। तो इसके लिए काफ़ी मतलब सजग रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आप एक बात बहुत सही कह रहे थे, कितनी मेहनत करते हैं नरेंद्र मोदी और कितनी मदद करते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ये दोनों में एक तरफ कितनी मेहनत नरेंद्र मोदी करते हैं, कितनी मदद करते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये देखना होगा। असम का चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है, ये साफ दिखाई देता है। मतलब बैकफुट पर बीजेपी है 2 बार से, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और हिमंता बिस्वा शर्मा का अपना काम करने का अंदाज है जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं और ये साफ दिखाई देता है। इन सबके बीच चुनाव आयोग कितनी मदद करता है ये तो चुनाव के रिजल्ट में हमको पता चलेगा। बिहार के चुनाव के रिजल्ट को हमने देख लिया, बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके बाद उस पे भी चर्चा करेंगे। कैसे जीतन राम मांझी खुले तौर पे कह रहे हैं कि मैंने डीएम को फोन किया और डीएम ने जितवा दिया उनके कैंडिडेट को, और उधर दूसरी तरफ नकाब खींचते हुए, हिजाब खींचते हुए नजर आते हैं वहां के मुख्यमंत्री और उनके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर दर्ज होती हैं। लेकिन इधर जब जीतन राम मांझी जो इतना बड़ा बयान देते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्या कारण है इस पर विचार कीजिएगा। लेकिन इन सब के बीच जब चोरी की बात और खबरें रोकने की बात आप कर रहे थे तो एक तस्वीर हम दोनों के साथ साथ स्क्रीन पे ही एक तस्वीर हमारे तमाम साथी देख रहे हैं। यह तस्वीर जो है राज्यसभा की है, लोकसभा की तस्वीर है और कैसे लोकसभा में जब बिल पास करवाया जा रहा था देर रात को और वहां पर विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो बिल में हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इस तस्वीर को, इस वीडियो को संसद टीवी ने जारी नहीं किया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे जारी कर दिया था। गलती से ही सही, लेकिन सही काम शायद कर बैठे और इसको शेयर करते हुए सुप्रिया सुळे ने जो कुछ लिखा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जरा देख लीजिए ध्यान से, जरा पूरे फुल स्क्रीन वीडियो साउंड के साथ लेके आइए ताकि हमारे तमाम साथी समझें, देखें कि मनरेगा कानून को खत्म करते समय सरकार क्या कर रही थी और आसंदी पर बैठे हुए ओम बिरला साहब क्या कर रहे थे। जरा सुनिए। हालों के एक अधिनियम से उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने, मंत्री जी प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। कि विधेयक को पारित किया जाए जो सदस्य हालों के एक अधिनियम से उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने, मंत्री जी प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। कि विधेयक को पारित किया जाए जो सदस्य हालों के एक। तो देख रहे थे आप किस ढंग से इतना गंभीर, इतना इंपॉर्टेंट एक मुद्दा, एक विधेयक जिसे पारित करवाया गया और इसमें कम से कम यहां
वोटिंग करवाई जाती, लेकिन वोटिंग नहीं। और जब विपक्ष पूरा का पूरा वेल में है, विरोध कर रहा है, तख्तियां लिए हुए है, लेकिन चूंकि हमको अपना काम करना है, हमको यह बिल पास करवाना है, जी राम जी बिल पास करवाना है, लोकसभा से करवाया जा रहा है। इस फुटेज को संसद टीवी ने जारी नहीं किया था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस फुटेज को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने शेयर किया है किरण रिजिजू के जरिए। किरण रिजिजू जो सत्ता पक्ष के हैं, और क्या लिख रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, जरा देख लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत यहां पर साफ साफ लिख रही हैं कि झूठ बोलने के चक्कर में किरण रिजिजू जी ने वो वीडियो शेयर कर दी जिसे संसद टीवी ने ब्लैकआउट कर दिया था, जिसे संसद टीवी ने ब्लैकआउट कर दिया था। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में काले कानून, विकसित भारत जी राम जी बिल, यहां सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है वीवी ग्रा बिल का जमकर विरोध किया। हमारे एमपी, यहां पर 2 एमपी का नाम लिखा है, और इनके उससे समझ में नहीं आ रहा है किनका किनका नाम है, लेकिन 2 नहीं बल्कि 1 2 3 गोपीनाथ है, फिर 4 कानत हैं, और फिर डीएमके के मुरुसोली हैं, और सीपीएम के सूबे 4 मुदरई हैं। ये सचिव महोदय की मेज पर खड़े थे। सचिव महोदय के जहां नीचे जो रहते हैं वहां मेज पर खड़े थे और मांग कर रहे थे कि यह जनविरोधी बिल पारित न किया जाए, पर नियमों का पालन करने के बावजूद सरकार ने उन्हें बाहर फिकवा दिया। सदन ठीक से नहीं चला, कोई ढंग से बहस नहीं हुई, हर प्रक्रिया को ताक पर रख दिया गया, जिससे कि श्रमिक विरोधी वीवी ग्रा बिल जबरन पारित हो सके। यह सनक और तानाशाही नहीं तो और क्या है? यह असल में नरेंद्र मोदी की असली मानसिकता है। गांधी मिटाओ, संसद को चुप कराओ, गरीब विरोधी कानून, काले कानून थोपो, लेकिन समय बड़ा बलवान है। इतिहास और वक्त दोनों याद रखेंगे कि जब मोदी मजदूरों के हक पर बुलडोजर चला रहे थे, तब इस देश का विपक्ष एक साथ एकजुट होकर उसके खिलाफ डटकर खड़े थे। लड़ाई लड़ी जाएगी सदन से लेकर सड़क तक। वीडियो के लिए धन्यवाद रिजिजू जी, किरण रिजिजू जी को इन्होंने धन्यवाद दिया है, और ये ट्वीट किया सुप्रिया श्रीनेत ने। और जो साथी बाद में जुड़े, एक बार फिर जो वीडियो है उस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे एक कानून को पारित करवाया जा रहा है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, विपक्ष की एक नहीं सुनी जा रही है, और यहां ध्वनि मत से पूरे कानून को, जबकि आप जान रहे हैं अमलेंदु जी की ध्वनि मत तो दोनों साइड से होना चाहिए। जो इनके साथ है वो हां बोले, यस बोले, जो ना है वो ना बोले, लेकिन यहां हां और ना की बात तो दूर की, यहां साफ साफ है कि ना बोलने वाले विरोध कर रहे हैं, तख्तियां लिए हुए हैं और मेज पर चढ़े हुए हैं, लेकिन यहां पर जो टास्क है उसको फुलफिल करना है, यानी इस बिल को पास करवाना टास्क है, उसको पूरी तरह ईमानदारी से, जिम्मेदारी से पास करवाना है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल के एक अधिनियम से उद्देश्य का विधेयक का पूरा नाम बने, मंत्री जी प्रस्ताव करें, विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। विधेयक को पारित किया जाए जो सदस्य हाल के एक अधिनियम से उद्देश्य का विधेयक का पूरा नाम बने, मंत्री जी प्रस्ताव करें, विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। विधेयक को पारित किया जाए जो सदस्य हाल के एक अधिनियम से उद्देश्य का विधेयक का पूरा नाम बने, मंत्री जी प्रस्ताव करें, विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। विधेयक को पारित किया जाए जो सदस्य हाल के एक अधिनियम। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ 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 समझ में आ रहा है जो बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि कैसे इस कानून को पारित करवाया गया। और ये तस्वीर आप लोग नहीं देखे होंगे, ये तस्वीर चूंकि संसद टीवी जिसके जरिए पूरे देश में हम भी उसके जरिए ही लाइव करते हैं, जब लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही जो चलती है अंदर, और राइट उन्हीं के पास है, संसद टीवी के पास है, जो पहले लोकसभा टीवी लोकसभा के लिए और राज्यसभा टीवी राज्यसभा के लिए होता था, लेकिन उसको मिलाकर जब से यह सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार, इसको मिला दिया गया और एक टीवी बनाया गया, संसद टीवी, जिसमें 2 अलग
अलग अलग लाइव स्ट्रीम करते हैं। पहला लोकसभा के लिए, दूसरा उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए करते हैं। और ये फुटेज उसमें आपने ये भी देखा होगा कई बार कि जब राहुल गांधी या कोई विपक्ष का नेता सीधी तकरार करने के लिए खड़ा होता है या कोई बैनर पोस्टर दिखाया जाता है तो सीधे उनको न दिखाकर साफ साफ आसंदी की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वहां बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष या उनके जो साथी होते हैं वो उनकी तरफ कैमरा हो जाता है। तो एक बहुत अलग ढंग से सेंसरशिप वहां पर चलते हुए हम देखते हैं। लेकिन इन सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इस विधेयक को पारित करवा दिया गया दोनों सदनों से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। अब कानून बनेगा, लेकिन कानून से पहले विरोध प्रदर्शन जारी है। और कल सोनिया गांधी के की बाइट आपने सुनी होगी, जिसमें सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा था कि 20 साल तक हम लोगों ने जिस मनरेगा के लिए मेहनत की, उस मनरेगा को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, और अब आप अपने कानून को लेकर आए हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहेंगे। सोनिया गांधी को एक बार सुनना यहां जरूरी है अमलेंदु जी। और दूसरी तरफ आज तारीख 21 हो गई, 20 तारीख तक की यात्रा पर थे राहुल गांधी, जल्दी ही लौट के आने वाले हैं। 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डे है कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो। 27 तारीख को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला ली है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और देश भर में कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी, उसकी रणनीति तैयार होगी। 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इसलिए भी वहां पर रणनीतियां तैयार होंगी। ये सब आगे की बात है। राहुल गांधी ने वहां क्या पाया क्या खोया जर्मनी में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आरएसएस का जिक्र राहुल गांधी ने किया, आखिर क्यों किया, और आरएसएस और खासकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्यों परेशान हो जाते हैं जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं। हालांकि परेशान तो पूरी बीजेपी होती है, आरएसएस के लोग भी होते हैं, लेकिन अब मोहन भागवत खुलकर कहने लगे हैं कि हर बात में आरएसएस को घसीटना ठीक नहीं है। ये बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच मनरेगा को खत्म करने के पीछे की रणनीति क्या है, क्या उसमें आरएसएस का भी कोई हाथ है, आरएसएस की भी कोई भूमिका है, वहां तक पहुंचे उससे पहले जरा सोनिया गांधी को सुनिए कि क्या कह रही हैं। एक वीडियो 3 मिनट 42 सेकंड का वीडियो उन्होंने जारी किया है, और उस वीडियो में क्या कह रही हैं जरा सुनिए। भाई और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा का रूप बिना विपक्ष को बदल दिया गया, और किस तरह रोजगार मिलेगा यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं,
20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। तो लाखों कार्यकर्ता कह रही हैं कि आपके साथ खड़े हैं, यानी मनरेगा के खिलाफ जो अभी सरकार कर रही है इस योजना को ही, इस स्कीम को या इस कानून को सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया, नया कानून ले आई। उस कानून में बहुत कुछ ऐसा है जो मनरेगा में था और यहाँ नहीं है, इसीलिए उस पुराने कानून को फिर से बहाल करने के लिए हम लोग लाखों कार्यकर्ता हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, लड़ेंगे। ये बात यहाँ सोनिया गांधी कह रही थी। सोनिया गांधी की अपील काफी मायने रखती है, लेकिन इन सबके बीच जब बातें और खबरें अलग अलग आ रही हैं तो एक खबर और भी है अमलेंदु जी, रेलवे का किराया बढ़ गया है। जी राजीव जी, अच्छे दिन आ गए हैं और 26 दिसंबर से रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। जो जनरल क्लास है उसमें 500 किलोमीटर से ऊपर जो है वो 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ये एसी क्लास का किराया भी और नॉन एसी दोनों जो है ये बढ़ाया गया है। 2 पैसे प्रति किलोमीटर ये बढ़ा दिया है। और दावा ये किया गया है रेलवे के बयान में कि इससे 600 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा रेवेन्यू रेलवे को मिलेगी। अब ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगी, ये जाएगी किसकी जेब में ये नहीं बताया गया है बयान में, लेकिन ये बताया गया कि 600 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगी। तो यानी अब 26 दिसंबर से यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी जेब जो है वो हल्की करवाने के लिए तैयार रहें। जी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप अगर रेल से सफ़र करते हैं तो फिर आपको अब जेब थोड़ी सी और ढीली करनी पड़ेगी, यानी आपका खर्च बढ़ेगा, खर्च का बोझ बढ़ा रही है सरकार। 26 दिसंबर से जनवरी आने में अभी उसके बाद भी 4 दिन 5 दिन का वक्त रहेगा, लेकिन 26 दिसंबर से अगर आप यात्रा करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा और पैसा खर्च कीजिए आप, और थोड़ा जेब सरकार की भरिए। लेकिन सरकार की जेब भरना कोई बुराई नहीं है, टैक्स देते हैं हम सब और उससे जेब भरती है, उससे आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होती है। लेकिन वो पैसे जाते कहां हैं ये यहां जानना जरूरी है। किसकी जेब में जाते हैं, यहां से निकल के किसकी जेब में जा रहे हैं, और वहां पर क्या फिर वही 2+2 वाला खेल चल रहा है या कुछ और चल रहा है, और क्या वो फिर पैसे दूसरे ढंग से, जो शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे, हमारे साथी यश बता रहे थे कि कैसे ट्रस्ट के जरिए ये पैसे